नमस्कार, सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री। टेंशन, तनाव और अनियमित लाइफस्टाइल आज हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े कारणों में से एक है। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी पहचाना जाता है। ये एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जो साइलेंट किलर की तरह काम करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में लाखों लोग हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NIA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गोपेश मंगल। गोपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है क्या? नॉर्मली हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो हमारा हार्ट पंप करता है और जो हमारी आर्टरीज में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम BP बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, वो 120 होता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो वो कम हो जाता है प्रेशर थोड़ा आर्टरीज में, वो 80 होता है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 कहा जाता है। और जैसा आपने बोला कि ये साइलेंट किलर है, ये निश्चित रूप से ये साइलेंट किलर है क्योंकि इसका कभी अमूमन पता चलता नहीं है। कोई ऐसे डायरेक्ट सिम्टम्स रोगी में दिखते नहीं है। इसके कारण अक्सर जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और अनायास ही BP चेक होता है तब इसका पता चलता है। और कई बार वो बहुत देर भी हो चुकी होती है क्योंकि उसके कारण कई सारी डिजीज़ उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जी सर, इसके बाद जानना चाहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होते हैं? नॉर्मली जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर कम की स्थिति है, बहुत ज़्यादा अगर BP नहीं बढ़ा हुआ तो उसके कोई विशेष लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए मतलब नॉन सिम्टोमेटिक इसका रहती है। कई बार किसी पर्सन में BP ज़्यादा भी हो लेकिन कोई भी लक्षण नहीं मिलता है। अगर BP बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हेडेक हो सकता है। हेडेक भी अगर बहुत सीवियर हेडेक है तो ये एक टेंशन का विषय है। उस वक्त हमें तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या अगर उसको वर्टाइगो, चक्कर जैसी कुछ चीज़ आ रही है या शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो रही है यानी सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है या चेस्ट पेन हो रहा है, ये ऐसे रीजंस हैं कि अगर ये सिम्टम्स हमें जब भी दिखते हैं तो हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। या कई बार जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो जो नोज़ की कैपिलरीज होती है वो बस्ट हो जाती है, जिसके कारण नोज़ से ब्लीडिंग होती है। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति सुबह उठता है, उसको हल्का सा हेडेक हमेशा बना रहता है या चक्कर जैसे आते हैं या भ्रम जैसी स्थिति उसको लगातार बनी रहती है या पैरों में सूजन जैसी आ रही है या सुबह उठते हैं तब उनको आँखों के नीचे सूजन जैसी दिखती है, स्मृति का थोड़ा हाश होने लगता है या आँखों से जो विज़न है उसमें थोड़ा सा दिखने में कमी आने लगती है, तो हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए कि संभवतः हो सकता है कि इसका कारण एक ब्लड प्रेशर हो। जी, और हाइपरटेंशन कितनी तरह का होता है, इसके प्रकार कितने हैं? नॉर्मली हाइपरटेंशन 2 प्रकार के हाइपरटेंशन होते हैं। एक हाइपरटेंशन होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये हाइपरटेंशन की जो कैटेगरी है ये लगभग 90 से 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं है, मतलब जिसका कोई कारण नहीं है जिसके कारण हमें BP हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा संख्या भी इसी की है और कारण भी हमें पता होता नहीं है, इसलिए मिसडायग्नोस होने के पूरे संभावना चांसेस होते हैं। जो दूसरा हाइपरटेंशन का प्रकार है उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। बेसिकली सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी डिजीज़ के कारण होता है या कोई कोमॉर्बिडिटी उसके साथ हो या कोई पेशेंट किसी ड्रग पे ऑलरेडी हो उसकी वजह से हो, यानी किसी अन्य कारण की वजह से जब हाइपरटेंशन होता है तो हम उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस प्रकार का जो हाइपरटेंशन होता है वो उसकी संभावना ज़्यादा 2 से 10% के बीच में ही रहती है। इसके इंसिडेंस कम है। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी को किडनी डिसऑर्डर्स हैं या कोई डायबिटिक वाले पेशेंट्स हैं या कैंसर या किसी अदर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उसके कारण ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है। और अगर हम डेथ रेशो की बात करें अगर इसमें, तो डेथ रेशो भी अकेले हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा है। 57% केवल जो स्ट्रोक जनरेट होता है वो केवल इस हाइपरटेंशन की वजह से होता है और लगभग 27 से 28% जो अभी नॉर्मल पॉपुलेशन है उसका जो कारण है वो सेकंड जिस हार्ट डिजीज़ की ये उत्पन्न करता है। तो इसलिए दोनों हमें ध्यान रखना चाहिए हाइपरटेंशन। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि हाइपरटेंशन खतरनाक है, तो ऐसे में इसका जो खतरा है किन लोगों को ज़्यादा होता है ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे।
नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कोई विशेष सिम्टम हमें दिख नहीं रहा और इसलिए इग्नोर बहुत ज़्यादा होता है। तो और कई बार पेशेंट को लगता है कि थोड़ा सा मेरे सर दर्द हुआ या थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, या कभी कोई सूजन आ गई तो उस पर इतना ध्यान देते नहीं है। तो धीरे धीरे ये हाइपरटेंशन बढ़ता जाता है। तो जिनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है या जो जिनकी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हैं या फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या जो केन्ड फूड जो होता है, जो प्रोसेस फूड होता है, क्योंकि जो प्रोसेस फूड है उसके अंदर या तो हाई सॉल्ट रखा जाता है या हाई शुगर कंटेंट होता है, जिसके कारण वो प्रिजर्व रहता है। तो अगर कोई जो नियमित रूप से अगर इन चीज़ों का सेवन कर रहा है तो उसमें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में जो फिज़िकली इनएक्टिव जो लोग होते हैं, जो आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी ही हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो अगर बिल्कुल एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहे तो उनमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ धीरे धीरे एज के कारण भी बीपी थोड़ा सा बढ़ता है, तो हमें उस वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी एज बढ़ रही है, अगर हमारे साथ कोई और अन्य बीमारी है, तो ऐसे पर्सनस को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जी सर, और अभी कई मामले बच्चों में भी ऐसे देखने को मिले हैं, बच्चों में भी अब ये समस्या सामने आने लगी है, इसका क्या कारण है? बच्चों में भी समस्या सामने आने का बहुत बड़ा कारण यही है कि जो फास्ट फूड वो जो खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड जैसे चिप्स, इस तरह की चीज़ें, जो पैक्ड फूड वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें भी वही हाई सॉल्ट कंटेंट होते हैं, हाई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और दूसरा, आजकल उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत मिनिमाइज हो गई है, तो वो ना खेलने जाते हैं किसी गार्डन में, ना योग प्राणायाम, ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, जिसके कारण ही इसके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और दूसरा, हाई फैट कंटेंट आजकल एक ज़्यादा लोग ले रहे हैं, जैसे चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, ऑयल का या बटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे लीवर अफेक्टेड होता है और जो हमारी खून की नसें होती है उनमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है या प्लैक्स डेवलप होने लग जाता है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने हाइपरटेंशन पर 2016 से 2020 के बीच एक स्टडी की थी। इस स्टडी में कहा गया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भारत में युवाओं की मौत बढ़ी है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? इसका मेनली बहुत बड़ा जो अभी रीज़न है वो है स्ट्रेस। अभी जो युवाओं में जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, साथ में फिजिकली इनएक्टिव होना, ये दो बहुत बड़े मेजर है। और अब भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो यंगस्टर्स हैं वो मैस में या बाहरी ज़्यादा खाना खाते हैं, तो एक जो पूरी लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हमारी हो गई है उसके कारण ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फैक्टर इसी में है। और अगर हम फिज़िकली थोड़े से एक्टिव रहेंगे, अगर अन्न में भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऑयली स्पाइसी थोड़ा सा कम करेंगे जो यंगस्टर है स्पेशली, और जिम जाने वाला भी एक फैशन स्टार्ट हुआ है कि हम जिम जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जिम जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो उतना हेल्पफुल नहीं होता जितना हमें रनिंग या दूसरे योग प्राणायाम हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो कई बार उसके चक्कर में भी लोग फिजिकली वेट तो ज़्यादा उठा रहे हैं लेकिन एक्टिविटी कम कर पा रहे, जिसके कारण भी ये इस तरह की चीज़ें बढ़ रही है। जी सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि किसी हाइपरटेंशन के मरीज़ को कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको नाक से खून जैसी आ रही है या बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है या चेस्ट में पेन हो रहा है, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखते हैं या चक्कर लगातार बने रह रहे हैं या आपको थोड़ा सा धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया है या सूजन आपके लगातार पैरों पे आ रही है, आंखों के नीचे आ रही है, तो ये हाई अलर्ट सिम्टम्स होते हैं। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए और बीपी चेक कराना चाहिए। जी सर, ऐसे में बचाव के उपाय यहाँ पर जानने बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बचने का सबसे जो अगर हम देखें तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल नियमित होनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बाग बहुत लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, जिसके कारण हमारा सर्काडियन साइकिल गड़बड़ हो रहा है और इसी के कारण बहुत सारी डिजीज़ हो रही है। उन्हीं में एक प्रमुख रूप से हाइपरटेंशन है। तो आप जल्दी सोइए, यानी ज़्यादा ज़्यादा आप 10 बजे तक अपने बेड पे होने चाहिए और सुबह 5 या 6 बजे अगर उठेंगे तो ये हम बीपी जो भविष्य में होने वाला है उससे हम बच सकते हैं। दूसरा, कम से कम आधा घंटा हम फिजिकल एक्टिविटी को दें, वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे योग प्राणायाम के रूप में हो, चाहे आप वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या फिजिकली थोड़ा सा आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है वो डाइट का आता है।
तो डाइट वाला जो पार्ट है उसमें नॉर्मली जो हम देख रहे हैं कि हम किसी भी समय खाना खा लेते हैं जब हमें भूख लगती है और कोई भी फूड ले लेते हैं। तो आप एक खाने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखिए। आप अगर मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर आप खाने का नियमित समय पर लेंगे, उसमें लिक्विड डाइट थोड़ी सी बढ़ाइए। जो नमक ऊपर से डालने वाली आदत है उसको हमें नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जो फूड में और जो हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं वो सफिशिएंट होता है, परंतु अगर हम बार बार ऊपर से कुछ नमक ज़्यादा डालेंगे तो हमारे हाइपरटेंशन को वो बढ़ाएगा। तो डाइट में ऑयली फैटी हम कम करें, नमक को हम कम करें तो हम इससे बच सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेस जो है उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो आजकल सोशल मीडिया और इनके कारण हम बहुत ज़्यादा एक रैट रेस में उलझ रहे हैं, जिसके कारण हमेशा एक तनाव की स्थिति बनी रहती है या पीयर वर्क प्रेशर रहता है, चाहे वो जॉब का हो चाहे स्टडीज़ का हो। तो हम उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके अगर करेंगे, स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, जिससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन कम सीक्रेट होंगे बॉडी में, तो हम इसको कवर अप कर सकते हैं। जी सर, जैसा आपने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमें अपनानी चाहिए, तो क्या अगर हेल्दी लाइफस्टाइल किसी ने अपनाई है तो क्या इस बीमारी के बिल्कुल भी ना होने का खतरा ऐसा हो सकता है कि ये बीमारी हो ही ना, ऐसी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम ऑप्टिमम लाइफस्टाइल जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आहार, विहार और विचार, ये तीनों पे हम बात करते हैं कि अगर जिसका आहार सही है, विहार जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ वो सही है और जो थिंकिंग है उसकी अगर वो सही है, तो हम काफ़ी सारी हाइपरटेंशन ही बहुत सारी बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। अनटिल अनलेस की जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जैसे किसी और कारण के अगर हाइपरटेंशन नहीं हो रहा, जैसे अगर किडनी की कोई डिजीज़ है या आपको थायराइड है, उस वजह से अगर हाइपरटेंशन के रेट हो रहा है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर हमारी लाइफस्टाइल है तो हम हाइपरटेंशन के खतरे को काफ़ी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सर, ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। क्या हाइपरटेंशन भी जेनेटिक है? हाइपरटेंशन डायरेक्टली जेनेटिक हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर किसी पीढ़ी में इस तरह का हो रहा हो, अगर वो नियमित दिनचर्या नहीं रखेगा और वही उन्हीं अपथ्य का पालन करेगा तो इसकी संभावना बढ़ सकती है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कब हाइपरटेंशन फेटल यानी घातक हो सकता है, यानी हार्ट अटैक, किडनी फेलियर तक स्थिति जा सकती है? मैम, जब अगर हम जो सिम्टम्स हमें स्टार्टिंग में दिख रहे हैं, अगर हम बहुत लंबे टाइम तक उसको इग्नोर करते रहें, जैसे मैंने बोला कि हल्का सा सर दर्द हो रहा है या उनको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है या सूजन आ रही है, अगर इनको हम बहुत लंबे टाइम तक चेक नहीं करें और इग्नोर करते रहें, तो उसके कारण वो धीरे धीरे हमारी जो नसों की स्थिति वो और काफ़ी सारी डैमेज होने लग जाती है, या उसमें प्लैक्स, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कुछ डेवलप हो जाएगा, या अदर स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाएगी, या आपने वापस ऐसा ही खान पान वापस किया, आपको पहले से हाई बीपी था, आपको उसी टाइम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ, आपने आहार विहार का अपथ्य पालन किया, तो फिर अचानक आपको स्ट्रोक आने की संभावना रहती है, कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना रहती है, एमआई आने की चांसेस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो भारत में संभावना स्ट्रोक की होती है उसका मेन कारण हाइपरटेंशन ही है। गोपेश जी, एक स्टडी में बताया गया है कि दिन में 1 घंटे से ज़्यादा समय तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से हाइपरटेंशन का खतरा 25% तक बढ़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो हमारे आज की गैजेट सोसाइटी जो बन गई है कि जो हम मैक्सिमम गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, उसके कारण भी एक जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत फास्ट हमें मिलता है। तो जितनी सूचनाओं की क्रांति बहुत ज़्यादा आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि फास्ट न्यूज़ जब हमें मिलती है तो लोगों को एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अच्छा इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, तो उसके कारण एक स्ट्रेस हार्मोन बहुत तेज़ी से सीक्रेट्स होते हैं। और हम जब मोबाइल पे या इन पे बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो हम हमारी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत मिनिमाइज़ कर देते हैं और मेंटल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो इसके कारण बीपी होने की पूरी संभावना रहती है। जी सर, जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि स्ट्रेस इसका एक मेन कारण है, तो स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जाए? बिल्कुल, इसका सबसे प्रमुख कारणों में स्ट्रेस ही है, और स्ट्रेस को हर पर्सन का स्ट्रेस एक अलग तरीके का है, अलग लेवल का है। आज अगर हम देखें तो एक छोटा बच्चा भी जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड में है वो भी बोलता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ ड्यू टू स्टडीज़, और बड़ों को सबकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है, सबको अपना एक तरह का स्ट्रेस है। परंतु स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सभी को एक आर्ट ऑफ लिविंग जैसा सीखना होगा कि हम उस स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कैसे करें और मैनेज कैसे करें। अगर हम इस आर्ट को सीख लेंगे तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को कॉप अप कर सकते हैं।
जी सर, और आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, ऐसे में नींद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते हैं, और ख़ासतौर से टेक्नोलॉजी जब से आई है तो नींद और भी कम हो गई है। तो ऐसे में नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो जाती है? देखिए, आयुर्वेद का बिल्कुल क्लियर सिद्धांत है कि वो बोलता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ है, यानी लाइफ इन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो आहार तो हम सब जानते हैं, उन्होंने निद्रा को भी यानी नींद को भी 1/3 पार्ट बताया कि अगर आपकी नींद सही है तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपकी नींद सही नहीं है तो आप बहुत सारे रोगों को इन्विटेशन देते हैं। स्पेशली नींद का और लीवर के डिसऑर्डर्स का बहुत क्लियर कट कॉम्बिनेशन साइंटिफिक जर्नल्स में भी पब्लिश हो चुका है। तो अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे, लगभग 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे, तो आपको बहुत सारी डिजीज़ होने की संभावना रहती है। उसमें से एक हाइपरटेंशन है। नींद के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुतों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, 8 घंटे की जो नींद है अगर हम वो ले रहे हैं तो वो सही है। तो वो बोलते हैं कि सर हम 2 बजे सोते हैं और सुबह 9-10 बजे उठते हैं तो हमने 8 घंटे की नींद तो पूरी कर ली। लेकिन हमारा जो सर्कैडियन साइकिल है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसकी फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर हम सूर्यास्त के 2-3 घंटे के बाद अगर हम नहीं सोते हैं और सूर्योदय के आसपास नहीं उठते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट होते हैं और वो हमारी पूरी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तो हमें तो ऐसा महसूस होता है कि हम सोएं, लेकिन पूरा जो साइकिल है वो पूरी तरह डिस्टर्ब होता है और उसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस एज अ डिजीज़ हमें देखने पड़ते हैं। तो नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। जी सर, पुराने ज़माने में घरेलू नुस्खे बहुत कारगर होते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में घरेलू नुस्खे लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे में हाइपरटेंशन से बचने के लिए क्या घरेलू नुस्खे लोग अपना सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में कुछ डिजीज़ स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स बताई गई है। जैसे अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो स्पेसिफिक आयुर्वेद में ऐसा कोई डायरेक्टली वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन रक्तगत वात से हम इसको कॉलेट करते हैं। और काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो हमें किसी कंसल्टेंट की निगरानी में लेनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक ड्रग्स हो। जो नॉर्मली हम आयुर्वेदिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें सर्पगंधा होता है, अश्वगंधा हम यूज़ करते हैं, ब्रह्मी हम यूज़ करते हैं। घरेलू उपाय की बात करूँ तो रसौन, जो जिसे लहसुन बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप जो लहसुन का प्रयोग करना चाहिए वो मौसम और प्रकृति के अकॉर्डिंग और डिजीज़ वाइज अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं कि बीपी में लहसुन फ़ायदा करता है तो कोई भी अधिक मात्रा में लहसुन लेना स्टार्ट कर दे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना रहती है। तुलसी बहुत अच्छा हमारा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2-3 पत्ते तुलसी के डेली लेंगे तो भी स्ट्रेस को वो रिलीव करेगा और बीपी को कंट्रोल करता है। साथ में अगर हम आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, वो सेफर साइड में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो पंचकर्म के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो काफ़ी सारी थेरेपी आयुर्वेद में वर्णित है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, जैसे फूड की बात हो रही है तो कौन से फूड्स हो सकते हैं जिनसे हाइपरटेंशन के मरीज को रोज़ खाना चाहिए, और ये भी जानना चाहेंगे कौन से फूड वो अवॉइड करें? फूड जो अवॉइड करने हैं उसमें मेनली है कि जो बहुत फाइन पिसे हुए हैं, जो जैसे मैदा वाली चीज़ें हैं, उनको हमें अवॉइड करनी चाहिए। गेहूं को थोड़ा मिनिमाइज़ करके जौ और मल्टीग्रेन पे अगर हम जाएंगे तो वो मौसम के अकॉर्डिंग हमें लेने चाहिए। तो मल्टीग्रेन जो इस वक्त मिलेट ईयर भी चल रहा है, तो अगर मोटा अनाज अगर हम हमारी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो भी हमारे डाइजेशन को सही रखेगा और बीपी को भी कंट्रोल करेगा। इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। छाछ हम और दूध और छाछ का हमें प्रयोग करनी चाहिए। छाछ का स्पेशली दिन के भोजन के बाद और सोते वक्त दूध का हमें प्रयोग करना चाहिए। जी सर, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कौन सी उम्र में ब्लड प्रेशर का टेस्ट रेगुलर करवाते रहना चाहिए? पहले तो कभी 40 के बाद ये संभावना ज़्यादा बढ़ती थी, लेकिन आजकल तो ये 20 की के बाद भी कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी 20 या 25 की उम्र में भी ये आ रहा है। तो आप कम से कम 5-6 महीने में तो मिनिमम एक बार जाके अपना बीपी चेक कराइए। वो चाहे 25 साल के बाद एक बार हमें बीपी चेक कराते नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। अगर हमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर थोड़ा भी कोई सिम्टम्स मिलते हैं ऐसे जो नॉर्मल हल्का हेडेक या इस तरीके से कुछ हो रहा है तो हमें निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाके एक बार कंसल्ट करा लेना चाहिए। बहुत इजी टेस्ट होता है, सिंपल एक स्फिंगोमैनोमीटर से हम टेस्ट कर सकते हैं, या आजकल तो घर पे भी आप जो ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनसे भी आप चेक कर सकते हैं। जी सर, और जो आम गृहिणियाँ होती हैं उनमें आमतौर पर बीपी की समस्या देखने को मिलती है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जो गृहिणी है बेसिकली उन
जो मैनेजमेंट है वो उनके लिए बड़ा टिपिकल होता है कि उन्हें बच्चों को भी देखना होता है, पूरी फैमिली को भी देखना होता है, तो वो काम और दोनों के बीच में उनके पास वर्कलोड बेसिकली जस्ट डबल हो जाता है, तो उसको मैनेज करते वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय महिलाएं खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाती, ना वो योग प्राणायाम कर पाती हैं, या उनको जब हम बोलते हैं कि आप सुबह गार्डन में जाइए, थोड़ी सी वॉक कीजिए, तो उनका ये रहता है कि हमें कभी समय नहीं मिल पाता। या फूड में भी देखा जाए तो वो अपने परिवार के लिए तो वो अच्छा से अच्छा भोजन देने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्वयं वो उतना अच्छा नहीं ले पाती। तो अगर वो अपनी डाइट को थोड़ा बैलेंस डाइट रखेंगी, थोड़ा योग प्राणायाम करेंगी, और वंस अ वाइल एक बार वो कम से कम वंस अ वीक वो एक बार थोड़ी बॉडी मसाज करें और हेड मसाज करें, तो वो इस बीपी को कंट्रोल कर सकती है। जी सर, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में अगर कोई महिला है और उसे हाइपरटेंशन है, तो क्या वो रिस्की हो सकता है? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन है तो वो रिस्की होता है। तो उस वक्त हमें जो आपके कंसल्टेंट जिनको आप दिखा रहे हैं उनसे आप ज़रूर सलाह लीजिए और तुरंत बताइए कि आपको अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आता है। और उस वक्त जो दवाइयाँ दी जाती है वो भी आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके संपर्क में ही आप उनसे बात करके कीजिए। जी, और हाइपरटेंशन में मेडिटेशन कितना कारगर होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर है, तो अगर हम नियमित रूप से मेडिटेशन करेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर 5-10 मिनट भी अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और ब्लड की जो वेसल्स है उनको ठीक करने में काफ़ी सहायक है। क्या हाइपरटेंशन को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? नॉर्मली हाइपरटेंशन किस कारण से हो रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे मैंने बोला कि अगर किसी कार्डियक वजह से हो रहा है तो अगर हम उस डिजीज़ को ठीक करेंगे, रीनल किडनी की वजह से हुआ उसको ठीक करेंगे तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जड़ से ख़त्म करने का मतलब है कि अगर आप पहले कोशिश ये करें कि आपके आहार विहार अगर ये सही रहेंगे तो ये होगा ही नहीं, और हम फिर उसको मैनेज भी ईजिली कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि पेशेंट ये सोचता है कि मैं एक गोली खा लूँ और इससे मेरा हाइपरटेंशन हमेशा ठीक रहे, और वो फिर एक्सरसाइज और आहार विहार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो केवल गोली खाना हाइपरटेंशन के लिए एक सॉल्यूशन नहीं है, आपको उसके लिए अतिरिक्त भी प्रयास करने होंगे। जो एक्सरसाइज हो, चाहे मेडिटेशन हो, योग प्राणायाम हो, डाइट हो, इन सब पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर, साथ ही यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि फ्रूट्स जो हैं, कौन से फ्रूट्स इस स्थिति में कारगर साबित हो सकते हैं? फ्रूट्स नॉर्मली आप जो भी मौसमी फल आते हैं वो सारे प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो नहीं लेना चाहिए। तो नॉर्मल जो जिस सीजनल जो फ्रूट आ रहा है आपके पास वो सारे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, बशर्ते अगर कोई आपको दूसरी कोमॉर्बिडिटी नहीं हो, जैसे अगर डायबिटीज़ या अदर कोई डिजीज़ हो रही हो तो उस पर आप ध्यान करके फ्रूट्स ले सकते हैं। और बच्चों की जहाँ तक बात है तो बच्चों में इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? पहचान करने का तो इसमें एक ही है कि आप बीपी मॉनिटर कराइए, उसको मेज़र कराइए। दूसरा, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा या उसको सर दर्द हमेशा बना रह रहा है या स्वेलिंग सी आपको लगता है इसके नीचे आ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाके एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। और सर, क्या ज़्यादा मीठा खाना भी एक कारण हो सकता है हाइपरटेंशन का? मीठा और नमकीन दोनों ही कारण होते हैं, पर वो सीधा कारण नहीं है। वो धीरे धीरे आपके डाइजेशन को ख़राब करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, जिसके कारण आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके में प्लैक्स जमा होंगे, तो उसके कारण बीपी बढ़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट रूप से कारगर होता है कारण। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या अभी शुरू हुई है, तो ऐसे में उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अभी नया ही अगर उनको डायग्नोस हुआ है तो निश्चित रूप से इजीली मैनेज हो सकता है, तब बहुत ज़्यादा उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये ना सोचे कि केवल गोली इसका एक इलाज है। अगर आप नियमित दिनचर्या रखेंगे, वॉकिंग करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके करेंगे, तो आपको भविष्य में हो सकता है कि गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़े, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी। अदरवाइज़ फिर भी अगर ऐसा रहता है तो पंचकर्म की कुछ विधाएं हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी पंचकर्म डॉक्टर के पास जाके। तो हमारे पास कई सारी टेक्निक्स है जिससे हम बीपी मैनेज करते हैं। जी सर, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि बीपी किसी को हो गया है तो क्या प्रिकॉशंस बोले जिससे आगे जाकर ये बीमारी वापस ना हो? जी, मेनली ये है कि स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी ये सबसे ज़्यादा मेन इसमें है कि आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और जो ऑयली स्पाइसी फूड है उनको आप अवॉइड करें।
और जो सोने वाला टाइम है, आप दिनचर्या है तो रात में आप जल्दी से सुबह उठें, थोड़ा योग प्राणायाम करें, इनसे आप निश्चित रूप से मैनेज कर सकते हैं बीपी को। जी गोपेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर हाइपरटेंशन को ठीक नहीं किया जाए तो ये गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। ये शरीर के कई ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। हाइपरटेंशन को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी डाइट का सेवन करें, समय समय पर जांच करवाते रहें, लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।